आज हम डिस्कस करेंगे कोलिरेथेसिस या सिम्प्टोमेटिक गॉलस्टोन। पिछले लेक्चर में हम बड़ी डिटेल के साथ ये डिस्कस कर चुके थे कि गॉल ब्लैडर, एक्स्ट्राहेपेटिक बिलियरी ट्रैक्ट, इसकी एनाटॉमी क्या है, इसकी जो एनाटॉमिकल वेरिएशन क्या है, फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर क्या है, बाइल कैसे बनती है, बाइल के फंक्शन क्या हैं, और व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द गॉलस्टोन, किस तरह ये बनते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे गॉलस्टोन जो है इनका क्लिनिकल स्पेक्ट्रम क्या है। जो गॉलस्टोन डिजीज है या जिसको हम कोलिरेथेसिस भी कहते हैं, इनको हमने 3 तरह की सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं रिगार्डिंग द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। नंबर 1 इसमें है सिम्प्टोमेटिक गॉलस्टोन। दूसरा ग्रुप है जिसको हम कहते हैं सिम्प्टोमेटिक गॉलस्टोन, एंड तीसरा है गॉलस्टोन विद अ कॉम्प्लिकेशन। सिम्प्टोमेटिक गॉलस्टोन, इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, इसमें एक पेशेंट को गॉलस्टोन की वजह से कोई कंप्लेंट या तकलीफ नहीं होती। पेशेंट जो है वो किसी और रीज़न की वजह से, फिजिशियन ज़्यादातर क्योंकि फीमेल होती हैं तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाता है या फिजिशियन के पास जाता है, और वो किसी और रीज़न या डिजीज़ की वजह से उनको अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं, और रेडियोलॉजी जब अल्ट्रासाउंड करता है तो उसमें एक एक्सीडेंटल फाइंडिंग होती है कि वो उसको लेट्स से अगर प्रेगनेंसी है तो उसकी डिस्क्रिप्शन के बाद वो कहेगा कि देयर आर आल्सो स्टोन सीन इन द गॉल ब्लैडर। तो एक एक्सीडेंटल फाइंडिंग है। ये गॉलस्टोन जो मरीज को कोई सिम्टम नहीं कर रहे होते, ये किसी और रीज़न की वजह से किसी और स्पेशलिटी के पास पेशेंट जाता है और अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें पता चलता है कि ये पेशेंट को गॉलस्टोन भी है। दूसरा ग्रुप है जिसको हम कहते हैं सिम्प्टोमेटिक गॉलस्टोन डिजीज। ये ऐसे पेशेंट है कि जिनमें गॉलस्टोन जो है वो प्रॉब्लम करना शुरू कर देता है, उनको पेन करना शुरू कर देता है, उनको कोई प्रॉब्लम करना शुरू कर देता है। आज हम सिम्प्टोमेटिक गॉलस्टोन जो है इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि सिम्प्टोमेटिक गॉलस्टोन जो हैं इनकी क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं, साइन सिम्टम क्या होते हैं, इनको इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं, और इनकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है। ये आप तस्वीर देख सकते हैं जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोन्स हैं। ये डिफरेंट सर्जरी के बाद गॉलस्टोन में निकाले हैं। तो ये छोटे से लेकर क्वाइट लार्ज साइज के 1-2 से लेकर 1000 में नंबर हो सकते हैं। तो सिम्प्टोमेटिक गॉलस्टोन जो है इनकी सबसे जो बड़ी सिम्टम होती है, फ्रीक्वेंट सिम्टम होती है, जो ज़्यादातर मरीज जो पेश होते हैं या प्रेजेंट करते हैं, वो बिलियरी कोलिक होती है। बिलियरी कोलिक क्या है? इट्स द पेन इन राइट upper quadrant or epigastric, which is colicky in nature, or which lasts from more than 30 minutes to 1 to 5 hours. तो पेन के साथ अपर एब्डोमिनल पेन, अपर राइट क्वाड्रेंट पेन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है, जो कि कॉल्की इन नेचर होती है और जो कि सीवियर इन इंटेंसिटी होती है, और यूजली ये कई घंटों तक रहती है जब तक कि इसको ट्रीट ना किया जाए। तो सबसे बड़ी सिम्टम इसकी पेशेंट की वो बिलियरी कोलिक है। उसके साथ पेशेंट समटाइम डिस्पेप्सिया के साथ, फ्लैचुलेंस के साथ प्रेजेंट करते हैं। पेशेंट कहेगा पेन होती है, उसके साथ पूछेंगे वो कहता है अपर एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट है, मुझे खाना हजम नहीं होता, खाना खाने के बाद मुझे फुलनेस सी होती है,
जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में हम डिस्पेप्सिया कहते हैं, उसके साथ ही पेशेंट प्रेजेंट करता है। बाकी इसकी सिम्टोमेटिक गाल स्टोन की जब तक ये कॉम्प्लिकेट नहीं करते, इनकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, लाइक एक्यूट कोलिस्टाइटिस, या ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम, इसके अलावा कोई बाकी खास पेन के अलावा और डिस्पेप्सिया के अलावा कोई खास सिम्टम नहीं होता। उसके बाद इसका फिजिकल एग्जामिनेशन है। तो पेशेंट जो है, इसको अगर नॉर्मल ओपीडी में अगर पेशेंट आए और हिस्ट्री हो, उसको पेन होती है कि मुझे राइट अपर क्वाड्रेंट में कभी कभी पेन होती है जो कि बिल्ली कॉलेज से मिमिक करती है और कई घंटे तक रहती है और कई दिनों से कई महीनों से ऐसा हो सकता है, और उस वक्त पेशेंट को पेन ना हो रही हो, तो अगर हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन उसका पेशेंट का करेंगे तो वो एब्सोल्युटली नॉर्मल होगा, हमें कोई उसमें कोई खास फाइंडिंग नहीं नजर आएगी। एक नॉर्मल सिम्टोमेटिक गाल स्टोन जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। इसके अलावा अगर उसको पेशेंट को पेन हो रही है, बिल्ली कोलिक के साथ आया है, तो उस वक्त पेशेंट को टैकीकार्डिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, माइल्ड टेंडरनेस हो सकती है राइट एपिकॉन्डियम में, जो कि जैसे ही पेन लीव होती है, बिल्ली कोलिक सबसाइड होती है, तो ये ठीक हो जाती है। अब फिजिकल एग्जामिनेशन आपने डिस्कस कर लिया, ये आप देख सकते हैं कि वाइटल साइन फिजिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग एंड सिम्टोमेटिक, ये सिम्टोमेटिक कोलिस्टेसिस आर कंप्लीटली नॉर्मल, तो नॉर्मल होते हैं। फाइंडिंग ज़्यादातर वहाँ पे होती है जहाँ पे कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन इन्फेक्टिव या ऑब्स्ट्रक्टिव हो चुकी हो। अब आते हैं कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है पेशेंट। अगर पेशेंट जो हमारे साथ अक्यूट पेन के साथ आता है, एमरजेंसी में बिल्ली कोलिक के साथ आता है, तो क्या क्या उसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकती है। कोई भी कंडीशन जो कि राइट अपर क्वाड्रेंट और एपिगैस्ट्रिक पेन करती है, वो इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ सिम्टोमेटिक गाल स्टोन में या बिल्ली कोलिक की हो सकती है। मोस्ट कॉमनली इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में एपीडी है, एसिड पेप्टिक डिजीज़ है, वो बहुत कॉमन होती है, जिसमें बिल्ली कोलिक और उसमें डिफ्रेंशिएट करना समटाइम क्वाइट डिफ़िकल्ट हो सकता है। दूसरा, अगर कोई वायरल हेपेटाइटिस है या एपिगैस्ट्रिक पेन है, तो इस्केमिक हार्ट डिजीज़, ये भी इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हो सकती है। हाई एपेंडिसाइटिस है, जिसको हम सब हेपेटिक एपेंडिसाइटिस भी कहते हैं, ये भी समटाइम जो है इसके साथ मिमिक कर सकती है। गैस्ट्रोएंटाइटिस, ये भी मिमिक कर सकता है, और अगर इसकी कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो पैंक्रियाटाइटिस, राइट रीनल कोलिक और राइट लोअर लोब नमोनिया, ये सारी इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हो सकती है। अब नेक्स्ट है कि अगर पेशेंट जो है सिम्टोमेटिक गाल स्टोन का, इसको हम इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं, किस तरह इसका वर्कअप करते हैं। अगर कोई पेशेंट आ गया तो कैसे उसको डायग्नोज करते हैं। सिम्टोमेटिक गाल स्टोन या के पेशेंट जो है, ये दो तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। कॉमनली पेशेंट जो है वो ओपीडी में आता है, और ओपीडी में हिस्ट्री उसकी होती है कि मुझे 3-4 महीनों से या कुछ दिनों से जो है ये राइट अपर क्वाड्रेंट पेन हो रही है। अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसमें आप सस्पेक्ट करते हैं कि ये राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है और ये बिल्ली कोलिक हो सकती है, गाल स्टोन हो सकते हैं, तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो है कि उसका आप कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। उसकी पल्स देखेंगे कहीं उसको टैकीकार्डिया तो नहीं, उसको टेम्परेचर देखेंगे, टेम्परेचर तो नहीं है। उसके बाद उसका आप एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे, राइट एपिकॉन्डियम को पल्पेट करेंगे, डीपली पल्पेट करेंगे और देखेंगे कोई टेंडरनेस है, कोई मस्की साइन है या कोई और एब्डोमिनल फाइंडिंग है। जैसे कि हम पहले कर चुके हैं, अगर तो वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल बिल्ली कोलिक की हिस्ट्री देता है और सिंपल गाल स्टोन है, तो एब्डोमिनल फाइंडिंग पे, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे आपको कोई खास फाइंडिंग नहीं मिलेगी। ये सिर्फ आपने रूल आउट करने के लिए कोई अदर डिफरेंशियल डायग्नोसिस या
कोई कॉम्प्लिकेशन अगर डेवलप हो गई है तो फिर आपको एब्डोमिनल फाइंडिंग मिलेंगी, जैसे टेंडरनेस होगी तो वो अक्यूट कोलिस्टाइटिस को शो कर सकती है, अगर जांडिस है या गॉल ब्लैडर पैल्पेबल है तो ऑब्स्ट्रक्टिव जांडिस को शो कर सकता है। अगर नॉर्मल सिम्टोमेटिक गॉल स्टोन जिनमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो पेशेंट को यूजली कोई एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे फाइंडिंग नहीं होगी। अब अगर इस पेशेंट को आपने जो ओपीडी में आया है और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे भी उसको फाइंडिंग नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है कि आपने उसको 3 इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करनी। सबसे पहले आप उसको सीबीसी एडवाइस करेंगे, एलएफटी एडवाइस करेंगे और अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ एब्डोमेन एंड पेल्विस एडवाइस करेंगे। आप इनमें आप क्या देख पाएंगे? सीबीसी यूजली आपको कोई एक्यूट इन्फ्लेमेशन को रूल आउट करने के लिए हम करवाते हैं, यानी पेशेंट को कोई एक्यूट कोलिस्टाइटिस या जैसे हमने कहा कि कोई और इन्फ्लेमेटरी कंडीशन तो नहीं है। तो यूजली सिंपल अगर गॉल स्टोन है तो उसमें सीबीसी विद इन नॉर्मल रेंज होगी। अगर सीबीसी ज़्यादा है, 11,000 से ज़्यादा है, 15,000 है, तो या तो पेशेंट को कोई इन्फेक्शन है, एक्यूट कोलिस्टाइटिस है या कोलेंजाइटिस है या कोई आपकी और डायग्नोसिस है उसको गॉल स्टोन के अलावा। तो यूजली इन नॉर्मल बिलियरी कोलिक और नॉर्मल सिम्टोमेटिक गॉल स्टोन में WBC काउंट या CBC नॉर्मल रेंज में है। एलएफटी भी इसी तरह एक नॉर्मल सिम्टोमेटिक गॉल स्टोन जो है या बिलियरी कोलिक का पेशेंट है जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, उसका लीवर फंक्शन टेस्ट विद इन नॉर्मल रेंज में होगा। अगर लीवर फंक्शन टेस्ट में कोई डिस्टर्बेंस है तो ये शो करता है कोई ना कोई और प्रॉब्लम है या कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई है। लेट्स से अगर ऑब्स्ट्रक्टिव जांडिस हो गया है तो उसमें एलएफटी, बिलिरुबिन, अल्कलाइन फास्फेट ये रेज होंगे। अगर उसको वायरल हेपेटाइटिस है, कोई और डिफरेंशियल डायग्नोसिस है तो उसमें भी आपके एलएफटी डी रेंज होंगे। अगर एलएफटी अब नॉर्मल आते हैं तो इसका मतलब या कोई गॉल स्टोन की कॉम्प्लिकेशन है या आपकी डायग्नोसिस कोई और है। अब मोस्ट important investigation to diagnose the simple gallstone, symptomatic gallstone, वो है अल्ट्रासोनोग्राफी। इमेजिंग स्टडी में मोस्ट कॉमन, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज इन्वेस्टिगेशन जो है वो अल्ट्रासोनोग्राफी है। तो आप पहला काम ये करेंगे तो पेशेंट को जब सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इसको गॉलस्टोन है तो उसको अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। अल्ट्रासाउंड हमें क्या बताता है? अल्ट्रासाउंड जो है ये 95% सेंसिटिव फॉर स्टोन एंड 80% स्पेसिफिक फॉर कोलिसिस्टाइटिस है। इट इज 98% सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक फॉर सिंपल स्टोन। अल्ट्रासाउंड क्या बताएगा हमें? अल्ट्रासाउंड में बताएगा कि गॉल स्टोन पेशेंट के हैं या नहीं, अगर हैं तो वो कितने हैं, स्मॉल हैं या सिंपल 1 और 2 हैं। अगर गॉल स्टोन हैं तो उसके साथ कोई एक्यूट इन्फ्लेमेशन, एक्यूट कोलिस्टाइटिस के साइन तो नहीं है, उसके साथ उसकी कोई ऑब्स्ट्रक्शन जो है CBD जो है उसका डायमीटर या इंट्राहेपेटिक डायलेटेशन तो नहीं है, कोई और अगर डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, वायरल हेपेटाइटिस है या कोई हेपेटिक एब्सेस है या इवन रीनल कोलिक है वो तो नहीं है। तो अगर आपकी डायग्नोसिस डिफरेंशियल डायग्नोसिस है उनको भी रूल आउट कर देगी। और गॉल स्टोन के मतलब इट्स अ मोर सिंपल, मोर सेंसिटिव और स्पेसिफिक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो अल्ट्रासाउंड है। तो जब अल्ट्रासाउंड कहेंगे तो पेशेंट जो है अल्ट्रासाउंड पे कर लेगी जिसमें पेशेंट को गॉल स्टोन हैं तो वो सिंपल गॉल स्टोन है या उनकी कोई कॉम्प्लिकेशन है। ये आप जैसे स्लाइड पे देख रहे हैं ये अल्ट्रासाउंड की पिक्चर है। इसमें आप यू कैन सी ये देख सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये गॉल ब्लैडर है। ये आप देख लें, इसमें आपको गॉल ब्लैडर देख सकते हैं, उसके अंदर ये स्टोन नज़र आ रहा है जिसके नीचे एक अकॉस्टिक शैडो भी नज़र आ रहा है और उसके नीचे आपको CBD डिलेटेड आ रही है। इमेजिंग स्टडी में अल्ट्रासाउंड आने से पहले एक मॉडलिटी यूज होती थी जिसको हम हिडा स्कैन भी कहते हैं।
हिडा स्कैन बेसिकली एक न्यूक्लियर स्कैन है जिसमें आपको न्यूक्लियर आइसोटोप एक इंजेक्ट करते हैं और जो कि गाल ब्लैडर में जाता है और फिर गाल ब्लैडर से वो एक्सक्रीट होता है एक्स्ट्रा पेट्रोबिलरी चैनल में. बेसिकली बिफोर द evaluation of the और कॉमन यूज ऑफ द अल्ट्रासोनोग्राफी, हिडा स्कैन जो है वो ए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस को डायग्नोज करने के लिए यूज होता था. और आजकल जो है अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन आने के बाद तो ये इतना इसका यूज नहीं होता. जो ओनली इंडिकेशन फॉर हिडा स्कैन इज कि जब हम कोई बिलियरी एंटेरिक अनास्मोसिस जो हमने किया हो तो उसकी पेटेंसी या लीकेज देखने के लिए, जैसे हेपेटिक एंजियोनास्टमी सीवीडी इंजरी में या ट्यूमर में हम करते हैं, उसके बाद उसकी अनास्मोसिस की पेटेंसी या लीकेज देखने के लिए हम हिडा स्कैन करते हैं. सिंपल गाल ब्लैडर में उन कंडीशन में जहां आपको अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन पे गाल स्टोन ना नजर आए और पेशेंट को सिम्टम है तो ए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस को डायग्नोज करने के लिए भी ये गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है हिडा स्कैन. ये आप देख सकते हैं हिडा स्कैन है. ये लीवर ऊपर नजर आ रहा है और नीचे जो आप राइट पे देख सकते हैं ये गाल ब्लैडर है. ये नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन ERCP है. इसको हम डिटेल जब हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस पढ़ेंगे तो वो हम डिस्कस करेंगे. ये बेसिकली कोई ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू स्टोन या मैलिग्नेंसी की वजह से इंट्रा एक्स्ट्रा पेट्रोबिलरी चैनल जो है उनको देखने के लिए ये ERCP करते हैं. ERCP मीन है एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियोपैंक्रियाटोग्राफी. ये हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल जब हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस को डिस्कस करेंगे. अब आपने जो पेशेंट जो है वो आपके पास आया है, आउटडोर में आया है या इमरजेंसी में बिल्ली कोलक के साथ आया, वहाँ आपने उसकी पेन रिलीव की और उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन की, उसकी अल्ट्रासोनोग्राफी कराई, उसकी LFT और CBC कराई रूल आउट करने के लिए कोई उसको कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, और पेशेंट डायग्नोसिस आपके पास आ गया ऑन अल्ट्रासाउंड इन्वेस्टिगेशन. तो पेशेंट इज हैविंग सिंपल सिम्प्टोमेटिक गाल स्टोन. अब इसका हाउ विल यू ट्रीट, इनको कैसे ट्रीट करेंगे? तो ट्रीटमेंट फॉर सिम्प्टोमेटिक गाल स्टोन इज कोलिसिस्टेक्टमी. ट्रीटमेंट फॉर सिम्प्टोमेटिक गाल स्टोन इज कोलिस्टेक्टमी. कोलिस्टेक्टमी अगर है तो फिर कौन सी कोलिस्टेक्टमी? दो तरह की कोलिसिस्टेक्टमी या गाल स्टोन के लिए ऑपरेशन होते हैं. वन इज एन ओपन कोलिस्टेक्टमी और अदर इज अ लेप्रोस्कोपिक कोलिस्टेक्टमी. Nowadays, treatment for the symptomatic gallstone, gold standard treatment is लेप्रोस्कोपिक कोलिस्टेक्टमी. जो पेशेंट है उसकी आपने लेप्रोस्कोपिक कोलिस्टेक्टमी करनी है, पेशेंट विद सिम्प्टोमेटिक गालस्टोन. लेप्रोस्कोपिक कोलिस्टेक्टमी कहाँ नहीं करनी? उसकी जहाँ पे लेप्रोस्कोपिक कोलिस्टेक्टमी की कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, उस कॉन्ट्रा इंडिकेशन को छोड़ के आपने सब पेशेंट की गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है लेप्रोस्कोपिक कोलिस्टेक्टमी. लेप्रोस्कोपिक कोलिस्टेक्टमी आप कहाँ नहीं करनी? अगर नहीं कर सकते कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो फिर क्या करना है? फिर उसका आंसर है जो ट्रेडिशनल कोलिस्टेक्टमी हमारी ओपन कोलिस्टेक्टमी होती है. ओपन कोलिस्टेक्टमी में आपको पता है कि जो पहले ट्रेडिशनल होती थी वो आपने ओपन सर्जरी करते हैं, पेशेंट को राइट सब कॉस्टल मार्जिन में ओपन इंसियर देते हैं और सर्जन और असिस्टेंट जो है और उसको इंस्ट्रूमेंट के साथ ओम्बली ऑपरेट करते हैं. उसके बाद वो जो आपका वुंड है उसको लेयर बेलाए क्लोज करते हैं. तो लेप्रोस्कोपिक कोलिस्टेक्टमी जो है इसका क्या एडवांटेज है ओपन कोलिस्टेक्टमी पे? तो लेप्रोस्कोपिक कोलिस्टेक्टमी में बेसिकली इट इज़ अ मिनिमल इन्वेसिव. इसमें हम क्या करते हैं तो ओपन बड़े वुंड की बजाय छोटे छोटे से 1 to 5 mm के 3 या 4 छोटे छोटे हम इसमें इंसिजन देते हैं, जिनके थ्रू पोर्ट्स जो होती हैं लेप्रोस्कोपिक पोर्ट्स वो अब्डामन के अंदर इंसर्ट करते हैं. अब्डामन के अंदर नीमो पेरिटोनियम किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अब्डामन को डिस्टेंड किया जाता है और उन पोर्ट के थ्रू आप
वर्किंग इंस्ट्रूमेंट और लेप्रोस्कोप जो है एब्डोमिनल कैविटी में इंसर्ट करते हैं और एक टीवी मॉनिटर होता है जिसके साथ आपको एब्डोमिनल स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो ये आप मैंने एक पोर्ट से हम टेलीस्कोप डालते हैं और दूसरी पोर्ट से ये इंस्ट्रूमेंट है, लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहे हैं और आपको इमेज जो है वो मॉनिटर पे नज़र आ रहा होता है। और आप जो है इसकी कोलिस्टेक्टमी वैसे ही करते हैं जैसे ओपन कोलिस्टेक्टमी करते हैं। या आप देख रहे हैं इसमें जो नीचे वाली इमेज है कि आप केलोस ट्राइंगल को डिसेक्ट करते हैं। सिस्टर आर्टरी को आप देख रहे हैं यहाँ हमने डिसेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे इसको सूचर या नाड़ लगाने की बजाय हम टाइटेनियम क्लिप के साथ सिस्टर आर्टरी सिस्टर डक्ट को आइडेंटिफाई करके ये श्योर करके कि ये सिस्टर डक्ट सिस्टर आर्टरी ही है, कोई और स्ट्रक्चर नहीं है, हम इनको क्लिप लगा देते हैं और उसके बाद उसी जो आपने एनसीएन दिया होता है वन ऑफ एनसीएन जो उसके साथ गॉल ब्लैडर निकाल देते हैं। एडवांटेजेस क्या है लेप्रोस्कोपिक कोलिस्टेक्टमी के? एडवांटेज है कि ये पोस्ट ऑपरेटिव पेन बहुत कम होती है, अर्ली पेशेंट डिस्चार्ज होता है और मोबिलाइज होता है और अर्ली अपने वर्क प्लेस पे चले जाता है। और नंबर सबसे तीसरा है कि कॉस्मेटिक है, बड़े सीएन की बजाय की होल है, छोटे छोटे से सीएन होते हैं जो बड़े वूंड की बजाय, और उस छोटा वूंड होने की वजह से वूंड इन्फेक्शन और बाद में पेंसिलर हर्निया होने के चांसेस भी कम होते हैं। अब काउंटर इंडिकेशन क्या है? किन पेशेंट में जो आप लेप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं हो सकती? एक तो ऐसे पेशेंट है जो किसी गॉल स्टोन कॉम्प्लिकेशन के साथ प्रेजेंट आए, मसलन अगर पेशेंट में एक्यूट कोलिस्टाइटिस और गॉल ब्लैडर मैस के साथ है, या पेशेंट जो ऑब्स्ट्रक्टिव जांडिस के साथ है जिसको आपने सीबीडी भी एक्सप्लोर करनी है, तो इनमें भी प्रेफरेबली आप ओपन सर्जरी करते हैं जिनमें पहले ऑलरेडी कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई है। दूसरा यह है कि आपके पास इक्विपमेंट नहीं है, लेप्रोस्कोप नहीं है, इसके लिए इक्विपमेंट चाहिए, अगर वो नहीं है तो आपने ओपन कोलिस्टेक्टमी करनी है। तीसरा यह है कि आपके पास एक्सपर्टी नहीं है, आपका जो सर्जन है वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में ट्रेन नहीं है। अगर इक्विपमेंट नहीं है, सर्जन ट्रेन नहीं है, तो फिर आपको लेप्रोस्कोपिक ओपन सर्जरी ही करनी है। और दूसरा, अगर दोनों चीज़ें हैं तो फिर जिसमें काउंटर इंडिकेशन है, कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई है, या आपको पर ऑपरेटिव केलोस ट्रायंगल में डिफिकल्टी आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, या कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया, देन यू हैव टू कन्वर्ट इट टू द ओपन कोलिस्टेक्टमी। तो ये दो तरह की सर्जरी हैं। हमारे पास यहाँ अलहमदुलिल्लाह DHP टीचिंग हॉस्पिटल में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हम रूटीनली करते हैं। और जो आप में से जो हमारे जो बेड बाद में हमारे पास वार्ड में जिनकी रोटेशन होती है, और उन सबको हम जो है ये लेप्रोस्कोपिक कोलिस्टेक्टमी का ऑपरेशन दिखाते हैं और कोशिश करते हैं आप में से कुछ लोग हो उस पर वाशअप भी हो। और दिस इज अ रूटीन ऑपरेशन इन आवर सर्जिकल डिपार्टमेंट नॉट। अब आपको मैंने ये तो बता दिया कि जो पेशेंट आ गया और उसको हमने ट्रीट कर दिया, तो ये ट्रीटमेंट है। अब अगर है कि अगर कोई पेशेंट ऑपरेट नहीं होता, ऑपरेशन नहीं करवाता, या वो टाइमली प्रेजेंट नहीं करता, तो ये गॉल स्टोन जो है ये क्या क्या कॉम्प्लिकेशन करते हैं, ये क्या क्या कॉम्प्लिकेशन गॉल स्टोन कर सकते हैं। गॉल स्टोन की कॉम्प्लिकेशन जो इसको ब्रॉडली हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक इन्फेक्टिव कॉम्प्लिकेशन है और दूसरी ऑब्स्ट्रक्टिव कॉम्प्लिकेशन है। इन्फेक्टिव कॉम्प्लिकेशन आज हम डिस्कस करेंगे। पहले इन्फेक्टिव कॉम्प्लिकेशन क्या है, उनमें सबसे कॉमन है तो पेशेंट को एक्यूट कोलिस्टाइटिस हो गई, उसके बाद उसको गॉल ब्लैडर मैस बन जाए, तीसरा यह है कि उसको एम्फाइमा बन जाए, चौथा है कि वो परफोरेशन और गैंग्रीन हो जाए और बिलियरी पेरिटोनाइटिस हो जाए। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्यूट कोलिस्टाइटिस। एक्यूट कोलिस्टाइटिस कैसे होता है? हमने पहले इसकी गॉल ब्लैडर के फंक्शन और इसकी एनाटमी पढ़ते हुए डिस्कस किया कि गॉल ब्लैडर का एक फंक्शन है कि ये डेली म्यूकस प्रोड्यूस करता है। अब सम टाइम क्या होता है, अगर पेशेंट को बिल्ली कोलक हो रही है, वो 4-5 घंटे के लिए होती है और ठीक हो जाती है,
फिर एक दिन सडनली क्या होता है कि जो स्टोन है वो गॉल ब्लैडर की नेक में जाके फंस जाता है, इम्पैक्ट हो जाता है। तो वो क्या करता है, वो सिस्टिक डक्ट जो है, जो गॉल ब्लैडर से सीबीडी के कनेक्ट करती है, वो सिस्टिक डक्ट जो है उसको ब्लॉक कर देता है। उससे क्या होता है कि जो म्यूकस 20 to 50 ml डेली पैदा हो रही है, वो गॉल ब्लैडर में कलेक्ट होती रहती है, तो गॉल ब्लैडर डिस्टेंड होना शुरू हो जाता है। उस म्यूकस प्रोडक्शन की वजह से, एक्यूमुलेशन की वजह से गॉल ब्लैडर जो है वो उसकी डिस्टेंशन शुरू हो जाती है। अब अगर तो वो उसमें इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन ना हो, तो उसको हम कहते हैं सिर्फ गॉल ब्लैडर डिस्टेंड हो विद द म्यूकस, और अभी उसमें इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन ना हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये म्यूकोसील है। लेकिन अगर उस डिस्टेंशन एक्यूमुलेशन के बाद उसमें इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो फिर इसको हम कहते हैं कि ये अक्यूट कोलिसिस्टाइटिस हो गया। अब इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर होगी। जब इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो पेशेंट को तमाम साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन है वो डेवलप हो जाएंगे। अक्यूट कोलिस्टाइटिस होगा तो क्या साइन होंगे पेशेंट को, जो बिली कोलिक में नहीं होते। आप पेशेंट को क्या होगा, साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन, पेशेंट को पेन होगी सीवियर, जो कि रिजॉल्व नहीं होगी 2, 4, 5 घंटों के बाद, वो परसिस्टेंट पेन होगी राइट अपर क्वाड्रेंट में। और पेशेंट जो है उसको टैकीकार्डिया होगा, टेम्परेचर होगा, और अब्डोमिनल एग्जामिनेशन में देयर विल बी टेंडरनेस इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। और स्पेसिफिकली अगर हम उसको मर्फी साइन जो है वो पॉजिटिव होगा, अगर टिप ऑफ 9th कॉस्टल कार्टिलेज पे पेशेंट को कंप्रेस करेंगे तो पेशेंट को एक सीवियर टेंडरनेस होगी, जिसको हम मर्फी साइन कहते हैं। मर्फी साइन पॉजिटिव होगा। अब अगर इन्फ्लेमेशन जो है वो सेटल डाउन नहीं होती, पेशेंट को हम ट्रीट नहीं करते, तो फिर क्या है, अब दो सूरतें हैं। या तो ये है कि इन प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म पे वो गॉल ब्लैडर के ऊपर आके आपका मोमेंटम और स्मॉल गट और लार्ज गट आके एडियर कर देंगे और उसको लिमिट करने की कोशिश करेंगे इन्फ्लेमेशन को, तो वहाँ पे एक गॉल ब्लैडर मैस बन जाएगा। और दूसरी सूरत यह है कि अगर उसके अंदर जो डिस्टेंडर गॉल ब्लैडर है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हुई है, पस पड़ गई है, तो वो उसको हम कहेंगे वो एम्पाइमा गॉल ब्लैडर हो गया। उस एम्पाइमा गॉल ब्लैडर या इन दोनों सूरतों में गॉल ब्लैडर मैस जो है, अगर वो ट्रीट नहीं होता पेशेंट टाइमली और एडिक्वेटली, तो फिर चांसेस है कि पेशेंट जो है वो सेप्टिसीमिया में जा सकता है। उसको इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन जो है वो ब्लड के अंदर चली जाती है और पेशेंट सेप्टिक हो सकता है, सेप्टिसीमिया में जा सकता है। एक सूरत हाल ये भी है कि अगर आपको गॉल ब्लैडर डिस्टेंड हो गया, उसमें एम्पाइमा बन गया है और इंट्राल्यूमिनल प्रेशर रेज हो गया है, तो वह गॉल ब्लैडर की वाल जो है वो गैंग्रीन हो जाएगी, वो परफोरेशन हो जाएगी, तो जो बाइल है वो पूरे अब्डोमेन के अंदर चले जाएगी। जब ये हो जाएगी तो इसको हम कहते हैं कि पेशेंट को अब बिलियरी पेरिटोनाइटिस डेवलप हो गया, जो कि बड़ी ही लीथल कंडीशन है। तो ये जो हमने डिस्कस की है, ये सारी इसकी इन्फेक्टिव कॉम्प्लिकेशन है, जो अक्यूट कोलिस्टाइटिस, म्यूकोसील, एम्पाइमा गॉल ब्लैडर मैस और परफोरेशन का गॉल ब्लैडर लीडिंग टू द बिलियरी पेरिटोनाइटिस। तो ये इसकी इन्फेक्टिव कॉम्प्लिकेशन है। जो इसकी ऑब्स्ट्रक्टिव कॉम्प्लिकेशन है, इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है या पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। ये इट्सेल्फ एक अलग टॉपिक है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में दोनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो विद दिस आज हमने गॉल स्टोन जो है उनका क्लिनिकल स्पेक्ट्रम डिस्कस किया है, सिम्टोमेटिक गॉल स्टोन जो है उनकी प्रेजेंटेशन डिस्कस की है, उनकी साइन और सिम्टम क्या होते हैं, उनको इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं और उसको मैनेज कैसे करते हैं, और आखिर में हमने डिस्कस किया कि इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें हम इसकी ऑब्स्ट्रक्टिव कॉम्प्लिकेशन, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस और पैंक्रियाटाइटिस को डिस्कस करेंगे। और इसके साथ आपको इसमें कोई ना कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन हो तो आप इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। आई विल बी रेडी एंड हैप्पीली अवेलेबल to answer your queries. Thank you very much.